वेल स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने औसत अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे। ये केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। और आज की क्लास में बात करते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग, तात्क्षणिक से तात्पर्य ये है कि छोटे छोटे समय अंतराल पे अभिक्रिया के वेग में क्या प्रभाव हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, इसे पता करने के लिए हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं। और तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग के माध्यम से हम लोग किसी भी अभिक्रिया के छोटे छोटे समय अंतराल पे अभिक्रिया का वेग पता कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं, आप इस्लामपुर से पटना जा रहे हैं। अब आप इस्लामपुर से चले ही हैं कि अचानक आपको बोल दिया गया कि एकंगरसराय में बताओ आपका अभिक्रिया का मतलब आपका स्पीड क्या है। एकंगरसराय से चले, हिलसा पहुंचे, वहां पे पूछ लिया गया कि आपका स्पीड क्या है बताइए। तो मतलब छोटे छोटे समय अंतराल पे आपके स्पीड के बारे में पता किया जा रहा है। उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के वेग कि एक अभिक्रिया, एक कंटेनर में हमने क्या किया कि दो रिएक्टेंट को मतलब दो अभिकारक को रखा और अब ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया करने लगे। और 5 सेकंड ही गुजरा था कि पूछा गया कि बताइए 5 सेकंड के बाद इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा। फिर पूछ दिया गया कि चलिए 10 सेकंड गुजरा, 10 सेकंड के बाद इसका अभिक्रिया का वेग होगा। यानी छोटे छोटे समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब तत्क्षण में, तुरंत में नहीं, हम लोग बोलते हैं तत्क्षण है, तुरंत है, जल्दीबाजी है, कम समय के लिए, तो उसी को हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब देखिए, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग को हम लोग औसत अभिक्रिया के वेग से कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, औसत अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। देखिए, औसत अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो क्या लिखा था हम लोगों ने कि सांद्रण में परिवर्तन बटा सांद्रण में परिवर्तन में लगने वाला समय, जिसे कि हमने परिवर्तन को डेल्टा से दिखाया था। और यहाँ पे आपको एक बात हम बताना चाहेंगे कि यह जो तात्क्षणिक, देखिए एक बार ध्यान आप दीजिएगा, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग में हम लोग क्या करते हैं, देखिए तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग जो लिखेंगे उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये डेल्टा सी है ये बड़े समय अंतराल के लिए है और यहाँ पे इसको बोलते हैं लिमिट टेंड्स टू 0 और इसको दर्शाते हैं डी से और यहाँ पे सांद्रण में परिवर्तन। और उसी तरह से यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा टी को भी क्या लिखते हैं, लिमिट, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट। ये आप पढ़िएगा कहाँ पे, जब आप कैलकुलस पढ़िएगा ना मैथ में, तो वहां पे लिमिट टेंड्स टू 0 का मतलब आपको बताया जाएगा। लिमिट टेंड्स टू 0, लिमिट टेंड्स टू, ऐसे लिखते हैं, लिमिट टेंड्स टू 0 और इसको भी लिखिए लिमिट टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो परिवर्तन है बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए परिवर्तन है और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, डी टी से दर्शा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना है। डेल्टा अगर लिखा हुआ है तो बड़ा परिवर्तन यहाँ लिखना होगा कि बड़े परिवर्तन के लिए हम लोग किससे दर्शाएंगे, डेल्टा से दर्शाएंगे। और ये डी अगर लिख दिए तो इसका मतलब होता है छोटा परिवर्तन।
तो देखिए दो तरह का परिवर्तन हो गया। छोटा परिवर्तन को किससे दिखाएंगे, डी से, स्मॉल डी, और बड़े परिवर्तन को किससे दिखाएंगे, डेल्टा से दर्शाएंगे। तो अब देखिए यहां पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे कि सांद्रण में परिवर्तन छोटे समय अंतराल के लिए और यहां पे लिखेंगे छोटा समय अंतराल, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर डी बटा टी। ये हो गया तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। यानी अगर परिभाषा लिखने की बात आए तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग का, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अगर बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो देखिए ये हो गया अभिक्रिया का वेग, यानी कि तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग, यानी यहां हम लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे दर्शाएंगे हम लोग, dc/dt। ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको कि रासायनिक गतिकी में जब अभिक्रिया के वेग में बदलाव आता है या अभिक्रिया का वेग जो पता करते हैं हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, तो उसमें छोटे छोटे समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग पता कर लेते हैं। और इस अध्याय में हम लोग छोटे छोटे समय अंतराल के लिए ही अभिक्रिया का वेग पता करेंगे। तो अभी तक जितना भी अभिक्रिया का वेग आपने पढ़ा है, उन सब अभिक्रिया के वेग को अब हम तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग के माध्यम से पढ़ेंगे या फिर तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग ही पता करेंगे। तो चलिए एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग को लिखने के बारे में सीखते हैं। देखिए एक उदाहरण है हमारे पास, जैसे H2 गैस प्लस O2 गैस, और ये मिलके बना दिया क्या, H2O गैस। चलिए ये एक अभिक्रिया है जिसमें हम इस अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में हमें क्या करना है कि तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग लिखना है। तो एक एक कर, जैसे देखिए औसत अभिक्रिया का वेग जिस प्रकार से लिखे थे उसी प्रकार से हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग भी लिखेंगे। अंतर कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ अंतर यहाँ आएगा कि जहाँ डेल्टा यूज करते थे वहां पर डी का यूज करेंगे और बाकी सारी क्रियाएं एक समान रहेंगी। देखिए करके देखते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन के लिए अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम करके पहले दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर माइनस लगाइए 1/2, यहाँ पर पहले क्या लिखते थे, डेल्टा लिखते थे, फिर H2 लिखते थे और बटा डेल्टा T लिखते थे। अब क्या करना है, इस डेल्टा को हटाना है और डेल्टा की जगह पे D और D यूज करना है। समझ में आ गया आप लोगों को कि तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग में डेल्टा की जगह पे सिर्फ D यूज कीजिए, बाकी चीजें एक समान होंगी। जैसे देखिए
ऑक्सीजन के लिए अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। देखिए तो उसी प्रकार लिखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सिर्फ माइनस लगाइए, DO2 डिवाइड बाई dt। और उसी तरह से चलिए उत्पाद में आते हैं, तो H2O के लिए अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे? तो देखिए 1/2 यहाँ पे धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक नहीं लिखेंगे। क्यों ऋणात्मक लिखा जाता है, क्यों धनात्मक का उपयोग करते हैं, ये लेक्चर 1 में जाइएगा, वहां पे आपको समझाया गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक मान क्यों उपयोग किया जाता है। तो देखिए 1/2 हो गया, यहाँ पे D लिखिए, H2O का सांद्रण लिखिए और बटा dt लिखिए। ये हो गया आपका अभिकारक और उत्पाद के अभिक्रिया का वेग। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिए गए समीकरण के अभिक्रिया का वेग। अब पूरे समीकरण के अभिक्रिया का वेग लिखना है तो सबको एक साथ लेके आ जाइए, बराबर आप लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1/2 dH2 बटा dt बराबर -DO2 बटा dt बराबर 1/2 dH2O बटा dt। देखिए ये हो गया आपका अभिक्रिया का वेग, और इस प्रकार से आप दिए गए समीकरण के अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी वही चीजें होंगी कि अगर किसी एक अभिकारक या उत्पाद के अभिक्रिया का वेग अगर आपको पता है तो उसके माध्यम से आप किसी इस समीकरण में जितने भी अभिकारक और उत्पाद हैं उन सभी के अभिक्रिया का वेग आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग के बारे में। अब देखिए तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग सामान्यतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है। और अगर आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का और उस रासायनिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग आपको पता करना है तो उस ग्राफ के माध्यम से भी आसानी से पता किया जा सकता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि ग्राफ के माध्यम से हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता करते हैं। अब देखिए एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग को पता करेंगे। तो मान लिया जाए आपके पास एक ग्राफ है जिसमें कि ये x एक्सिस होता है और ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस पे आप समय अंतराल को रखिए यानी कि t को रखिए और y एक्सिस पे सांद्रण परिवर्तन रखिए यानी dc और ये dt। और यहाँ पर आपको एक कर्व दिया हुआ है, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे मान लीजिए ये अभिकारक है जो जैसे जैसे समय बदल रहा है वो उत्पाद में बदलता जा रहा है, अभिकारक का सांद्रण कम होता जा रहा है समय बदलने के साथ। तो इसका तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसमें करना क्या होता है, ये जो कर्व आपका दिया हुआ है उस कर्व पे जिस जगह पे जिस पॉइंट पे आपको अभिक्रिया का वेग पता करना है उस पॉइंट पे आप क्या कर लीजिए, एक विकर्ण जिसको टेंजेंट कहते हैं बना लीजिए। और ये जो विकर्ण है इस विकर्ण का जो स्लोप होगा वही स्लोप आपको क्या दे देगा, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग दे देगा। तो ये लिखेंगे यहाँ पे विकर्ण का स्लोप, विकर्ण जिसको कि टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट का स्लोप ये मिल गया। और ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। देखिए विकर्ण का स्लोप अगर आपको पता करना है तो किससे आप पता कर सकते हैं, tan थीटा से पता कर सकते हैं। तो यानी कि किसी भी ग्राफ में दिए गए कर्व के किसी भी पॉइंट का के ऊपर जब हम विकर्ण बनाते हैं तो उस विकर्ण का जो स्लोप होता है वही क्या दे देता है, हमें तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ग्राफ में दिए गए कर्व के किसी भी पॉइंट
या किसी भी पॉइंट या बिंदु लिख दीजिए, किसी भी पॉइंट पर बनाए गए विकर्ण, या इसको आप कहते हैं टेंजेंट का स्लोप तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग बताता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर कर्व के किसी भी पॉइंट पर बनाए गए विकर्ण का स्लोप। ठीक है, अब इसको कैसे, अभिक्रिया का वेग आप कैसे लिख रहे हैं भाई, तो डी सांद्रण में परिवर्तन बटा dt, और इसको कैसे पता आप करते हैं, tan थीटा से पता करते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ग्राफ के माध्यम से तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग पता कर सकते हैं। एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग में कि अगर आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि सांद्रण परिवर्तन और समयांतराल x एक्सिस पे और सांद्रण परिवर्तन y एक्सिस पे है, तो जिसमें अगर आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है जिसका कर्व आपके पास पता है, तो उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे आपको तात्क्षणिक अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया प्रारंभ हुई या तुरंत 5 सेकंड के बाद आपको बोला गया कि तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कितना होगा, तो आप इस ग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं। कैसे, तो देखिए इस पॉइंट पे आप क्या कीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इसका स्लोप बनाइए, और इस स्लोप को पता करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, वही तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से भी हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। अब इसके बाद हम लोग वैसे रासायनिक समीकरण के बारे में बात करने वाले हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गैसीय रासायनिक अभिक्रिया होती है। और उस गैसीय रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग हम कैसे पता करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए गैसीय रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग हम कैसे पता करेंगे, तो बातें सामान्य हैं कि साधारण अभिक्रिया में हम क्या करते थे कि अभिक्रिया के वेग को पता करने के लिए सांद्रण में परिवर्तन बटा सांद्रण में परिवर्तन में लगा समय के माध्यम से हम लोग क्या करते थे, अभिक्रिया के वेग को पता करते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बर्तन में अगर आप दो गैस को रख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लिया जाए आपके पास एक गैसीय अभिक्रिया है, कौन सा है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस है। चलिए हाइड्रोजन गैस की जगह पे हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है हाइड्रोजन गैस ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और ये आपस में मिलके H2O गैस का निर्माण कर रहे हैं और ये यहाँ पे इस तरह से संतुलित है, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा समीकरण है जिसमें अभिकारक के रूप में भी गैस है और उत्पाद के रूप में भी गैस है। इस तरह से इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, गैसीय रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो यह जो गैसीय रासायनिक अभिक्रिया है इसमें ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने क्या किया है, अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन गैस लिया है, ऑक्सीजन गैस लिया है, हाइड्रोजन गैस लिया है, ऑक्सीजन गैस लिया। अब देखिए इसके सांद्रण में परिवर्तन के बारे में अगर बात करें तो ये जो गैस है ये बर्तन में रहने के बाद ये लगातार घूमते रहते हैं और घूमने की वजह से ये आपस में भी टकराते हैं और बर्तन के दीवार से भी टकराते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें प्रेशर यानी दाब उत्पन्न होता है। और दाब उत्पन्न होने में कुछ आंशिक दाब हाइड्रोजन गैस का होगा और कुछ आंशिक दाब ऑक्सीजन गैस का होगा। तो इनके दोनों के आंशिक दाब को जब जोड़ा जाएगा तो इस पूरे बर्तन का दाब निकल जाएगा। अब देखिए उस समय के बाद में क्या होगा कि ये दोनों आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद H2O गैस का निर्माण करेंगे। तो जैसे जैसे ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस H2O गैस में बदलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनका सांद्रण कम होता जाएगा।
तो इनका सांद्रण जैसे ही इनकी संख्या जैसे ही कम होगी तो इनके द्वारा लगाया गया आंशिक दाब भी कम होता चला जाएगा, यानी परिवर्तन किसमें आ रहा है, आंशिक दाब में परिवर्तन आ रहा है। इसलिए यहां पर हम लोग कहते हैं कि गैसीय रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारक और उत्पाद के आंशिक दाब का समानुपाती होता है। देखिए क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिए कि गैसीय रासायनिक अभिक्रिया के लिए गैसीय रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारक तथा उत्पाद के आंशिक दाब का समानुपाती। देखिए आंशिक दाब का समानुपाती हो गया, यानी कि अब यहां पे आप लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर आंशिक दाब में परिवर्तन। अभिकारक तथा उत्पाद का, और इसे भाग देना है आपको लगा समय। ऐसे दीजिए कि आंशिक दाब में परिवर्तन में लगा समय, ये हो गया। इसको अभिक्रिया का क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। इस तरह से हम अभिक्रिया का वेग पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब, हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब कितना हो जाएगा, तो इसको स्मॉल p से दर्शाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिखते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब। तो इसके आधार पे अब आप क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस के अभिक्रिया का वेग पता कीजिए। हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया का वेग पता करना है तो क्या करना है, जैसे आप सांद्रण में परिवर्तन को दर्शाते थे अभिक्रिया का वेग लिखने में, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। सिर्फ सांद्रण के जगह पर आपको क्या लेना है, आंशिक दाब लिखना है। जैसे देखिए सांद्रण में हम दिखाते हैं तो कैसे लिखते थे, -1/2 हाइड्रोजन गैस का सांद्रण के पहले d/dt आप लिखते थे। तो यहां क्या करना है कि बाकी सारी चीजें आप लिखिए और यहां पे सांद्रण में परिवर्तन की जगह पे आंशिक दाब हाइड्रोजन का लिख दीजिए, बाकी सारी चीजें एक समान हो गई। उसी तरह से अब यहाँ पे आइए, ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसको भी PO2 से दर्शाएंगे। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन गैस के अभिक्रिया का वेग, ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, तो देखिए जैसे वहां लिखे थे बिल्कुल वहां लिखिए, सिर्फ माइनस लगाइए, PO2 लिखिए और बटा D पहले लगेगा और dt। ये हो गया किसके लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए। अब देखिए ऑक्सीजन गैस के बाद हम यहाँ पे H2O गैस के लिए बात करते हैं। तो H2O गैस का आंशिक दाब पहले पता कीजिए, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, PH2O। ये हाइड्रोजन H2O गैस का आंशिक दाब हो गया। अब ध्यान दीजिए आगे, H2O गैस के अभिक्रिया का वेग, देखिए H2O गैस की अभिक्रिया का वेग अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर धनात्मक आवेश आएगा, 1/2 हो जाएगा dPH2O/dt। देखिए ये लिखा गया तीनों के लिए,
हाइड्रोजन गैस के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए, H2O गैस के लिए, सबके लिए अभिक्रिया का वेग आ गया। अब इस पूरे समीकरण के अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर लीजिए। देखिए दिए गए समीकरण की अभिक्रिया का वेग, दिए गए समीकरण की अभिक्रिया का वेग कैसे पता करेंगे? तो देखिए इन सबों को एक साथ लेके आइए, बराबर लिखिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1/2 dPH2/dt बराबर -dPO2/dt बराबर 1/2 dPH2O/dt। और इस तरह से हमने इस समीकरण के अभिक्रिया का वेग लिख दिया। आपको करना क्या है कि जैसे पहले आप सांद्रण में परिवर्तन को दर्शाते थे बड़े ब्रैकेट से, सिर्फ उसके जगह पे छोटा p को लिख देना और बाकी चीजें एक समान होंगी। और इस प्रकार से आप गैसीय अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग की इकाई और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं अभिक्रिया का वेग होता क्या है, उसके बाद इकाई की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिखते थे? सांद्रण में परिवर्तन और बटा यहाँ पे क्या लिख लेते थे? परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रण में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। तो देखिए सांद्रण का अगर आप इकाई देखें तो होता है मोल प्रति लीटर, या फिर इंग्लिश में लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, मोल प्रति लीटर। और बटा में लिखते हैं समय के लिए सेकेंड। तो क्या हो गया? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। और में लिख सकते हैं क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और देखिए मोल पर लीटर को हम लोग यहाँ पे मोलरता भी कहते हैं, मोलरिटी, और इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स, इसको कहते हैं मोलर सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया आपके पास क्या? इकाई, जिसमें दो इकाई आप ध्यान रखिएगा। ये वाला जनरली सब जगह पे ये लिखा हुआ मिलता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या फिर मोलर सेकेंड इनवर्स। ये दो इकाई ध्यान में रखना है। तो आपको कैसे याद रहेगा कि इकाई कैसे लिखेंगे? तो आप क्या कीजिएगा कि अभिक्रिया का वेग लिख के सांद्रण बटा समय लिख दीजिएगा। सांद्रण की इकाई मोल पर लीटर और समय की इकाई क्या? सेकेंड इनवर्स सेकेंड। और दोनों को एक साथ ले आइएगा तो मोलर सेकेंड इनवर्स आपको क्या मिल जाएगा? अभिक्रिया के वेग की इकाई मिल जाएगी। ये तो हो गया किसके लिए? सांद्रण वाले अभिक्रिया के लिए। अब गैसीय अभिक्रिया के वेग की इकाई की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं गैसीय अभिक्रिया की वेग की इकाई। अब देखिए इसके बारे में आप क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिए। तो लिखते हैं आंशिक दाब में परिवर्तन, आंशिक दाब में परिवर्तन। और बटा में आप क्या लिखते हैं? परिवर्तन में लगा समय। तो आप क्या लिख रहे हैं? परिवर्तन में लगा समय लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आंशिक दाब में परिवर्तन। तो आंशिक दाब, दाब का इकाई आपका होता है एटीएम, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, और समय की इकाई सेकेंड होती है। तो क्या हो गया? एटीएम सेकेंड इनवर्स। ये हो गया किसकी इकाई? गैसीय अभिक्रिया के वेग की इकाई। और ये क्या हो गया कि सांद्रण वाले रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई। इस प्रकार से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई को प्राप्त कर लिए। तो ये तो हो गया वेग की इकाई। अब इसके बाद
रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारकों के बारे में बात करनी है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो कैसे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सांद्रण की बात करेंगे। हम चाहें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन कर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। कैसे, हम आगे समझेंगे। उसके बाद आता है आंशिक दाब या दाब। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को, जब गैसीय रासायनिक समीकरण होती है तो उसे एक बर्तन में, कंटेनर में करवाया जाता है और उस बर्तन का दाब बढ़ा या घटाकर हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं। उसी प्रकार से अगला कारक आता है तापमान। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया दो तरह की होती है कि ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है ऊष्माशोषी जिसको कहते हैं एंडोथर्मिक। तो ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया किसके ऊपर निर्भर करती है, तापमान के ऊपर। तो तापमान बढ़ा और घटा करके रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। उसी प्रकार से एक और कारक है उत्प्रेरक, जिसको कैटेलिस्ट कहते हैं। और आपने पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री में उत्प्रेरक के बारे में अच्छी तरह पढ़ा है। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, परंतु खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उस तरह के पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो ये तो हो गई उत्प्रेरक की बात है। तो ये चार प्रकार के कारक हैं, और भी बहुत कारक हैं, जैसे कि अभिकारक की प्रकृति है, ऐसे भी बहुत सारे कारक हैं, परंतु मुख्य रूप से हम लोग चार कारकों के बारे में बात करेंगे कि ये जो चार कारक हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन कारकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कारक हमारे पास है सांद्रण में परिवर्तन। तो चलिए पहला लिखेंगे सांद्रण में परिवर्तन। इसको इंग्लिश में भी लिख दीजिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण में परिवर्तन या फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, आपको हम एक बात बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए दो अभिकारक हैं और ये दो अभिकारक अगर अलग अलग रख दीजिए आप एक बर्तन में, तो कभी भी ये उत्पाद में नहीं बदल सकते। तो उत्पाद में बदलने का एक टक्कर का सिद्धांत होता है जिसे कोलिजन थ्योरी कहते हैं। और ये थ्योरी क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है कि जब अभिकारक आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद ये उत्पाद में बदलते हैं, और जितना ज़्यादा टक्कर होगा अभिकारकों के बीच उतना ही ज़्यादा उत्पाद का निर्माण होगा, और जितना कम टक्कर होगा उतना ही कम उत्पाद बनेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए दुर्घटना होने की संभावना कब होती है, कि जब दो मोटरसाइकिल एक साथ चल रहे होते हैं या दोनों विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते से पार कर जाते हैं, तो क्या दुर्घटना होती है? नहीं होती। तो दुर्घटना कब होगी कि जब दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आपस में आएंगे और एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और जैसे ही टकराएगी तो दुर्घटना घट गई। तो दुर्घटना को घटने के लिए यानी घटना को घटने के लिए किसकी आवश्यकता हो गई? टक्कर की। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि जब भी उत्पाद का निर्माण होगा तो अभिकारक जब तक आपस में टकराएंगे नहीं तब तक उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। ये आपका कोलिजन थ्योरी यानी कि टक्कर का सिद्धांत कहता है। और यह जो टक्कर का सिद्धांत है इसको आगे चल के और हम विभिन्न आगे और हम पढ़ेंगे इसको, टक्कर का सिद्धांत क्या है। फिलहाल आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि मान लिया जाए आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने क्या किया है कि कुछ अभिकारक को रखा है। देखिए, आपने इसमें अभिकारक को रखा। देखिए, एक की मात्रा के एक का कितना संख्या है? तो 1 2 3 अणु ए के मौजूद हैं इस बर्तन के अंदर, और बी के अणु अगर ध्यान दें तो 1 2 3 बी के भी अणु मौजूद हैं।
ठीक है। अब ए के 3 अणु, बी के 3 अणु इसमें मौजूद हैं और अब क्या हो रहा है, ये आपस में रेंडमली घूम रहे हैं, मतलब जहां तहां घूम रहे हैं, तो इनके आपस में टकराने का कभी कभी मौका मिलेगा और जब ये टक्कर करेंगे तो टक्कर करने पर क्या हो जाएगा, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं कि इन अणुओं का ए और बी की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में संख्या बढ़ाया जाए। अब बोलिए, जब अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दिया गया, ए और बी की तो अणुओं की संख्या बढ़ा दी गई, तो अब बहुत सारे अणु हो गए और ये जब घूमेंगे तो इनके टक्कर होने की संभावना बढ़ गई बहुत ज्यादा। और जब टक्कर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जैसे ही टक्कर होगा उत्पाद का निर्माण हो जाएगा, यानी कि जल्दी जल्दी ये क्या कर देंगे, उत्पाद का निर्माण कर देंगे, यानी इनकी अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है, अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है अभिकारक के सांद्रण के ऊपर। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है और अभिकारक का सांद्रण घटने पर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग घट जाएगा, क्योंकि टक्कर ही कम होगा। जब टक्कर कम होगा तो उत्पाद भी कम बनेंगे, यानी अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो गया किसके, अभिकारक और अभिकारक के सांद्रण के। यानी अभिकारक का सांद्रण बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिकारक का सांद्रण घटेगा तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण का। तो अभिकारक के सांद्रण का, तो यहाँ पे लिखते हैं टक्कर सिद्धांत के अनुसार जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तभी उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे जैसे अभिकारक के अणुओं का सांद्रण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे टक्कर होने की संभावना भी बढ़ती जाती है, जिससे ज्यादा उत्पाद बनते हैं तथा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण का समानुपाती। जैसे जैसे अभिकारक का सांद्रण बढ़ता जाएगा अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए, सांद्रण में परिवर्तन के बाद दूसरा कारक आता है दाब में परिवर्तन। तो सोचिए कि दाब में मान लीजिए कोई गैसीय अभिक्रिया है और उस गैसीय अभिक्रिया में दाब अगर बढ़ा दिया जाए तो दाब के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या घटेगा। आप ये सब बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कि घटेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक बर्तन में अभिकारक को रख के। देखिए मान लीजिए ये बर्तन आपका है और इस बर्तन में आपने अभिकारक को रखा है ए बी ए बी बी ए बी ए ए बी ए बी।
अब देखिए गिन देते हैं भाई आपको कि ए के अणुओं की संख्या कितनी है और बी के अणुओं की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी ए बराबर 6 अणु है। उसी तरह बी बराबर अगर करें 1 2 3 4 5 6 अणु बी के भी हैं। और अब क्या किया जा रहा है, अभी फिलहाल इसका दाब जो है वो सामान्य दाब है। और उसके बाद अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इसके ऊपर एक पिस्टन के माध्यम से इस पर क्या किया जा रहा है, दाब बढ़ाया जा रहा है। देखिए पिस्टन का मतलब आप समझते हैं पिस्टन क्या होता है। जैसे देखिए आपको बताते हैं पिस्टन का मतलब कि आप देखे होंगे कि इस तरह से एक डिस्पोजेबल सिरिंज होता है जिससे कि इंजेक्शन दिया जाता है। देखिए इस तरह से एक डिस्पोजेबल सिरिंज होता है जिससे इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये जो डिस्पोजेबल सिरिंज है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन, जिससे कि ऊपर से नीचे दबाया जाता है और इंजेक्शन बाहर निकलता है। तो ये है पिस्टन। अब देखिए इस पिस्टन के माध्यम से करना क्या है कि इसमें दाब बढ़ाना है। तो चलिए दाब बढ़ाते हैं। फिर से बनाइए इसको सेम कंटेनर। और अब क्या कीजिए, पहले पिस्टन बना लीजिए। पिस्टन यहाँ से आपका पिस्टन यहाँ तक आ गया और यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो इसको ऐसे कम कर दीजिए। पिस्टन इतना नीचे आ चुका है और जब पिस्टन इतना नीचे आ चुका है तो अब अणु की संख्या तो बराबर है, अणु की संख्या ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो 6 अणु ए बी यहाँ पे बी ए बी ए, यहाँ पे ए बी। अब ध्यान दीजिए, अभी इनको ज़्यादा मतलब कि आयतन मिल रहा था जिसमें ये आसानी से घूम रहे थे क्योंकि इनका दाब यानी प्रेशर कम था। परंतु प्रेशर जब बढ़ गया तो इनका वॉल्यूम कम गया, आयतन कम गया। अब ये ज़्यादा नज़दीक आ गए और जैसे ही ये ज़्यादा नज़दीक आएंगे क्या होंगे, इन दोनों के बीच में टक्कर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और टक्कर होने की संभावना बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उत्पाद का निर्माण जल्दी जल्दी होने लगेगा। और जैसे जैसे उत्पाद का निर्माण जल्दी जल्दी होने लगेगा वैसे वैसे इनके अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो गया किसका, दाब, अभिकारक का दाब या फिर अभिक्रिया का दाब का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो गया दाब में परिवर्तन का। दाब में परिवर्तन का हो गया समानुपाती। और इसको थोड़ा सा हम लिख भी लें कि गैसीय अभिक्रिया में बर्तन के अंदर दाब बढ़ाने से, गैसीय अभिक्रिया में बर्तन के अंदर दाब बढ़ाने से अभिकारक के अणु ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं जिससे उनके टकराने की, क्या लिख सकते हैं, जिससे उनके टकराने की संभावना बढ़ जाती है और ज़्यादा मात्रा में उत्पाद बनने लगते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया दाब में परिवर्तन, यानी कि सांद्रण में परिवर्तन करके भी हम अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं।
दाब में परिवर्तन करके भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और कारक हैं, जैसे कि ताप में परिवर्तन और उत्प्रेरक में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन और उत्प्रेरक में परिवर्तन को हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो देखिए, ताप में परिवर्तन और उत्प्रेरक में परिवर्तन, उत्प्रेरक डालने पे अभिक्रिया में किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे अभिकारक के अभिक्रिया के वेग पर, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। इतना बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए, लगातार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय स्टूडेंट्स।